हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखना है आज। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कार्बन लिखा, कार्बन जिसका सिंबल C होता है, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो हम लिखते हैं इसका वो एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और जो कार्बन है उसका मास नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ जो लिखते हैं वो होता है उसका मास नंबर। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो जनरल एलिमेंट है कोई M, तो इसके यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो है इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ जो लिखते हैं वो होता है उसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, ठीक है, और जो मास नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A से। ठीक, अब देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस बेसिस पे हम लिखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें अगर एटॉमिक नंबर की। देखो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं हमें। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर कार्बन के पैर में हमने 6 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस कार्बन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें अगर मास नंबर के बारे में। मास नंबर जो होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उन दोनों को ऐड कर लीजिए, उतना होता है उसका मास नंबर। यानी कि जैसे यहाँ पर कार्बन हमने एग्जांपल लिया हुआ है, तो कार्बन का मास अगर मैं 12 लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? 12 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। ठीक है, और अगर मान लो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हो कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो कैसे हम निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, जो यहाँ पर हमने लिखा मास 12 विच इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो मालूम ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो मास नंबर will be equal to number of proton यानी कि 6 plus number of neutrons, and for carbon the mass number is 12, so this will be equal to 12 equal to 6 plus number of neutrons, and 6 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो number of neutrons कितने हो गए इसके पास? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी एलिमेंट के लिए आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा उसका फंडा क्या होता है कि जो उसका मास नंबर है उसमें से माइनस कर दीजिए उसका एटॉमिक नंबर। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करोगे आप? A माइनस Z। ये क्या है? उसका मास नंबर हमने यहाँ पर लिखा, और Z जो है, Z क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, और एक चीज और है, अगर हमने अभी ये देख लिया कि किसी भी एलिमेंट के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करने हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने हो, वो तो आप इजीली बता सकते हो। बट अगर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता करने हैं किसी एलिमेंट के लिए, तो वो कैसे पता करें वो भी देख लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने उस
एटम के पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बट ये एक कंडीशन है फॉर न्यूट्रल एटम्स ओनली। अगर आपके एटम न्यूट्रल होगा तभी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे अगर बात करूं मैं यहाँ पर कार्बन की, अगर इसी में ही मेरे को कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, हमने क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, साफ साफ दिख रहा है 6 है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम। तो चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर इसके ऊपर चार्ज होता, अगर इसके ऊपर चार्ज होता फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो कोई भी एटम जो है चार्ज कैसे एक्वायर करता है, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे दो यहां पर मैं लिख लेता हूं, जैसे एक आपके पास ये चीज है Na पॉजिटिव और एक है आपके पास Cl-, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज जो चीज होती है हमारे पास, जो भी चार्ज एक्वायरिंग एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। और आयन जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनायन। मालूम होगा आई गेस आप सभी को, ठीक है। और जो कटायन होता है, कटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से, और जो अनायन होता है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से। यानी कि मान लो ये आपके पास, अब मैं अगर इसकी बात करूं कि Na पॉजिटिव बना कैसे, तो जो सोडियम, न्यूट्रल सोडियम है, अगर वो किसी रिएक्शन में या कहीं पर क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकल जाए तो क्या बन जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्लोरीन की बात करूं तो न्यूट्रल क्लोरीन जो है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस और कर लें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आयन जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। कैसे देखोगे, देखो अगर मैं इस न्यूट्रल सोडियम की बात करूं, न्यूट्रल सोडियम में हम क्या बोलते हैं कि जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसके पास इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11, ठीक है। तो 11 इसके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 11 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 है। यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज इसके अंदर प्रेजेंट है और 11 ही नेगेटिव चार्ज वाली। तो इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया है, तो अब प्रोटॉन तो इसके पास उतने ही है, प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक इससे चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10 बचे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 11 पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 10, ठीक है। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वही पॉजिटिव चार्ज हम इसके ऊपर शो करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई कि आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखाते हैं हम, उसका रीजन ये होता है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, अगर तो इक्वल नंबर में होंगे तो वो न्यूट्रल होगा, और अगर अनइक्वल नंबर में होंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सॉरी, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। तो इस क्लोरीन के पास प्रोटॉन कितने, 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17। अब इस क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद प्रोटॉन तो देखो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहां पर क्या था, न्यूट्रल में 17 पॉजिटिव चार्ज थे और 17 ही नेगेटिव चार्ज थे, तो ओवरऑल इसलिए वो क्या था, न्यूट्रल था। बट यहां पर 17 पॉजिटिव चार्ज है और 18 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए इसके ऊपर हम एक माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। अगर आपको ये समझ आ गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना भी बिल्कुल सिंपल सी चीज है।
ठीक है, तो वो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर अगर Na पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे तो कर ही लिया इलेक्ट्रॉन कितने कैलकुलेट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो आपको Mg2 पॉजिटिव दे रखा है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, एक पॉजिटिव आता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब 2 पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर लूज हुए हैं। अगर इसके लिए मैं निकालने की कोशिश करूं कि प्रोटॉन कितने हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 12। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको भी तरीका बताया था, A माइनस Z, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो 12 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं अगर वो न्यूट्रल होता। अगर न्यूट्रल होता तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते, 12 होते, ठीक है। और अब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए मतलब पहले थे 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अब कितने हो गए हैं 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो मास नंबर है, मास नंबर हमने यहाँ पर बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल होता है, बट हम कुछ एलिमेंट्स का जो मास है वो डेसिमल में देखते हैं। जैसे अगर किसी क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है, ठीक है। अब ये डेसिमल में कैसे हो गया, हमने तो बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल है, तो ये डेसिमल में कैसे आया, क्या वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई एक आधा प्रेजेंट था, ऐसा था, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। कि ये डेसिमल में कुछ एलिमेंट्स का मास जो हम देखते हैं उसका रीजन क्या है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, जो हमारा मास नंबर हमने बात की कि वो डेसिमल में कैसे आता है, तो क्लोरीन ही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन 35.5 मास होता है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक टर्म है, उसको आपने सुना होगा सभी ने पहले, दैट वाज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप सुने आप सभी ने, क्या होते हैं आइसोटॉप्स, पहले उसी टर्म को, वैसे तो और भी बहुत सारी टर्म्स हैं उससे रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे, बट उसमें से एक जो भी यहाँ पर यूज होनी है दैट इज आइसोटॉप्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो आइसोटॉप्स जो है वो क्या होते हैं, आप सभी ने पढ़ा है, दो वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, बट सॉरी एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करें तो कार्बन, एक आपके पास कार्बन 12 है और एक है कार्बन 14, दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, बट दोनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलरली जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स मिलते हैं आपके पास, दोनों का एटॉमिक नंबर तो 17 है, बट एक का मास नंबर 35 होता है और एक का 37 होता है, ठीक है। तो जो ये आइसोटॉप्स होते हैं, इन्हीं की वजह से ही आपको ये डेसिमल में नजर आता है मास नंबर। कैसे आया देखते हैं, देखो जो हमारा ये 2 आइसोटॉप आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। अब ऐसा नहीं है कि क्लोरीन 35 कहीं आपको अलग से मिलता है और क्लोरीन 37 कहीं अलग से मिलता है। अगर एक जगह पर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्लोरीन 35 भी होगा और क्लोरीन 37 भी होगा। तो दोनों 35 और 37 वाले जो आइसोटॉप्स हैं उनका एवरेज मास जब हम लेते हैं तो वो डेसिमल में आ जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर 35.5 लिखते हैं। अगर आपको देखना है कि वो एवरेज मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, किसी भी क्लोरीन सैंपल के अंदर क्लोरीन 35 जो होता है वो 75% तक प्रेजेंट होता है और क्लोरीन 37 जो है वो 25% प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज ले लूं तो एवरेज मास जो है कैसे आएगा, देखो 35 मास वाला है 75%, तो 35 इंटू 75/100 यानी कि 35 वाला 75% है, प्लस
37 वाला जो है वो 25% है, तो 37 इंटू 25/100, तो दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये सोल्व करके आपके पास 35.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि क्लोरीन 35 जो है वो 75% होता है और क्लोरीन 37 जो है वो 25% होता है, या फिर रेशियो में भी दे सकता है आपको 3:1। मान लो दो आपको कुछ दे दिए ऐसे कि क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है, इन दोनों का तो चलो एवरेज मास आपको मालूम है, बट अगर कोई ऐसा दे दिया जिसका एवरेज मास आपको मालूम नहीं है, तो वहां पर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो वहां पर आपको ये बता देगा कि ये दोनों या तो परसेंटेज के थ्रू बताएगा, परसेंटेज के थ्रू बताएगा तो एवरेज मास आपने ऐसे निकाल लेना है। अगर मान लो रेशियो में बता दिया, बोल दिया कि 3:1 रेशियो में है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो 3:1 का मतलब क्या है कि क्लोरीन 35 जो है वो इसमें है और क्लोरीन 37 जो है, इन दोनों की अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो 3:1 है। ठीक है, तो इसका एवरेज मास अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे? 35 इंटू 3, ठीक है, 35 इंटू 3 करोगे प्लस 37 इंटू 1 करोगे, 35 वाला 3 रेशो में और 37 वाला 1 में, और डिवाइड कर दोगे इन दोनों की रेशो के सम के, 3 + 1 यानी कि 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वही चीज ही बन जाएगी आपके पास। इसको कट करोगे तो यहाँ पर भी 3/4 आता है और इसको कट करोगे तो 1/4 आता है, तो दोनों के नीचे 4 आ गया, बात वही बन जाएगी। तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 35.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर रेशो कहीं पर आ जाए या परसेंटेज आ जाए तो उसका एवरेज मास कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई गेस आपको। और इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे आइसोटॉप्स लिखा था, इसी से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आ जाता है हमारा सम इंपॉर्टेंट टर्म या सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने अभी लिखा था यहाँ पर, आइसोटॉप्स, तो ये मैंने आपको समझा तो दिया ही है, तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? These are atoms of similar elements having different mass number। ठीक है, तो सेम एलिमेंट के ही एटम्स हैं, उनका जो मास नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हम कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, और एक और उसी का आइसोटोप है दैट इज कार्बन 14। ठीक है, और नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बाद बात करें हम, नेक्स्ट इज आइसोबार्स। तो देखिए जरा आइसोबार्स क्या चीज होती है, ये भी आपने सुनी होगी पहले। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका मास नंबर क्या है? सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है आर्गन और एक है कैल्शियम, दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है, आर्गन का 18 और कैल्शियम का 20, बट दोनों का अगर मास नंबर देखोगे तो दोनों का मास नंबर क्या है? 40। ठीक है, दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है। तो वहां से हमें पता लग गया। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है बट मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, दैट इज आइसोटोन्स। देखो आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं हमारे
वो एटम्स जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। ठीक है, पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल लेंगे। आइसोटॉन्स क्या है? दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉन्स बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने का मतलब क्या है? जैसे कि आपके पास एग्जांपल है आइसोटॉन्स का, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। ठीक है, जैसे पोटेशियम का एक आपके पास आइसोटोप है 39 वाला, सॉरी पोटेशियम और कैल्शियम, हम बात कर रहे थे पोटेशियम 39 और आपके पास है कैल्शियम 40। ठीक है, अगर दोनों का एटॉमिक नंबर देखो और मास नंबर देखो, दोनों डिफरेंट हैं, बट हमने क्या बात करी? आइसोटोन्स क्या है? वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे कैलकुलेट किया था हमने? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये हमें क्या देता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? n इज इक्वल टू a माइनस z। ये हमने कैलकुलेट किया था पहले। तो इसके लिए अगर कैलकुलेट करें हम पोटेशियम के लिए, तो a क्या है इसका? 39 और z जो है वो क्या है? 19, यानी कि कितना आ जाएगा डिफरेंस इनके बीच में? 20 का। ठीक है, और सिमिलरली कैल्शियम के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो भी क्या आएगा? a माइनस जेड करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 40 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 20। ठीक है, तो पोटेशियम और कैल्शियम दोनों के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है? सेम है। तो जिन दो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉन्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और टाइप की डेफिनेशन देख लो। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है? आइसो, पहले तो ये देख लिया करो, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो पहले इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of electrons। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है? डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पर Cl माइनस की और आर्गन, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। अगर क्लोरीन Cl माइनस में मैं बात करूं, कितने इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो अभी हमने निकालना सीखा भी था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम कैसे निकालते हैं? 17 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इतने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और एक माइनस चार्ज, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर न्यूट्रल स्पीशीज। बट यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज है, तो 17 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे, बट एक इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आर्गन जो है, आर्गन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बाद एक और देखेंगे, तो नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बाद आती है, दैट इज फिफ्थ आइसोस्टर्स। ये क्या होते हैं आइसोस्टर्स? देखो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर अभी तक हम बात कर रहे थे एटम्स की, अब यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं।
ठीक है, क्या बोला हमने, आइसोस्टर्स क्या है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, दीज आर डिफरेंट molecules having same number of atoms and electrons। ठीक है, आइसोस्टर्स किसे बोलते हैं, दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो आइसोस्टर्स का एग्जांपल हो जाता है आपके पास CO2 एंड N2O। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेते हैं हम इसका, एक है आपके पास CO2 और एक है आपके पास N2। देखो इसमें अगर नंबर ऑफ एटम्स देखें हम, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं CO2 के अंदर, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके पास, 3 एटम्स है। ठीक है, और अगर N2O की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स। ठीक है, अब बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास कार्बन के पास है 6 और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, बट यहाँ पर 2 है, 8 to the 16, 16 plus 6 कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर इसमें देखें N2O के अंदर, नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7, बट यहां पर जो है कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 है, तो 7 into 2 14, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो अगर इसको ऐड कर दोगे तो ये भी कितने बन जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आइसोस्टर्स क्या है, दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, सेम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और टर्म देखेंगे, दैट इज आइसोडायफर्स। ये क्या होती है, देखो नेक्स्ट है आइसोडायफर्स। ये क्या होते हैं, ये वो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनके जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। देखो एग्जांपल से समझेंगे इसको, पहले डिफाइन कर लेते हैं। आइसोडायफर्स क्या है, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having similar difference between number of protons and number of neutrons। ठीक है, तो ये वो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनमें जो डिफरेंस है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का वो क्या होता है, सेम होता है। इसके लिए जैसे आपके पास एग्जांपल है आइसोडायफर्स के लिए, कार्बन 13 एंड बोरॉन। देखो अगर इसके अंदर आप डिफरेंस देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, अब इसको एग्जांपल से ही समझा जाएगा। देखो सबसे पहले तो बोरॉन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 5 है, साफ साफ दिख रहा है, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसके बाद प्रोटॉन। कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6। ठीक है, अब इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, 11 माइनस 5 करके। ठीक है, 11 माइनस 5 करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6। अब इसमें कार्बन में देखोगे 13 माइनस 6, जो इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के देख लिए कितने कितने हैं। अब आपको क्या बोला है, ना तो ये कहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ना ही ये कहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सिमिलर डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर बोरॉन में मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस देखूं, यानी कि n माइनस पी विल बी इक्वल टू 6 माइनस 5 एंड विल बी इक्वल टू 1। और कार्बन में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर डिफरेंस निकालूं तो n माइनस पी विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू 1। अब ये जो डिफरेंस आया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में, वो अगर सेम हो तो उन स्पीशीज को हम बोलते हैं आइसोडायफर्स। बात समझ में आ रही है? आइसोडायफर्स क्या होते हैं? जिसमें डिफरेंस प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में अगर सेम होगा तो वो उसे हम बोलेंगे आइसोडायफर्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम हमारा एटॉमिक मॉडल को स्टडी करेंगे नेक्स्ट, रदरफोर्ड बोर वगैरह काफी नेक्स्ट क्लास के। ठीक है।